गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शुंग वंश। मौर्यों के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में आ गई। शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुराणों के अनुसार लगभग 187 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी तथा स्वयं एक नए राजवंश की नींव डाली। साहित्यिक स्रोतों जैसे कि पतंजलि का महाभाष्य, पुराण, कालिदास का मालविका का अग्निमित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित, जैन लेखक मेरुतन की थेरावली, तारानाथ लिखित बौद्ध धर्म का इतिहास आदि में शुंगों के इतिहास के विषय में अत्यल्प बिखरी जानकारी मिलती है। शुंगों के इतिहास के विषय में जानकारी के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख एवं धनदेव के अयोध्या अभिलेख का उल्लेख किया जा सकता है। भरहुत तथा साची के स्तूपों से इस समय की कलात्मक गतिविधि के विषय में भी जानकारी हमको मिलती है। अब हम बात करते हैं शुंगों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है इसके बारे में। ठीक है, शुंग कौन थे यह निश्चित करना एक दुष्कर कार्य है। दिव्य वदन नामक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि पुष्यमित्र ने यद्यपि मौर्य साम्राज्य को नष्ट किया तथापि वह स्वयं भी मौर्यवंशी था। यह बात तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यदि वह मौर्य वंश का ही होता तो उस साम्राज्य का विनाशक नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों की धारणा है कि शुंग या तो ईरानी थे या उनका संबंध ईरान से था। ऐसा इस आधार पर माना जाता है कि शुंग वंशीय शासकों के नामों में मित्र शब्द का प्रयोग और ईरान में प्रचलित मिस्र सूर्य की पूजा में संबंध था, लेकिन इस तर्क में भी दम नहीं है। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल के विचारानुसार पुष्यमित्र मौर्य वंश के राजपुरोहित का पुत्र था। अशोक की धार्मिक नीति से शुद्ध होकर राजपुरोहित एवं उनके वंशज धार्मिक क्रियाकलापों से अलग हो गए एवं उन्होंने सेना में नौकरी कर ली। इसी क्रम में पुष्यमित्र भी सेनापति बन गया। अतः शुंग ब्राह्मण थे। जायसवाल जी का यह मत सही हो या नहीं हो, परंतु अन्य उपलब्ध प्रमाणों भी शुंग को ब्राह्मण ही बताते हैं। पाणिनि ने उन्हें भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण कहा है, जबकि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के भी शुंगों को ब्राह्मण मानते हैं। वे पुष्यमित्र को ब्राह्मण राजा कहते हैं। आधुनिक युग के अधिकांश इतिहासकार शुंगों को ब्राह्मण ही मानते हैं। शुंगों को ब्राह्मण ही मानते हैं। इनके अतिरिक्त शुंगों की वैदिक धर्म के प्रति अनुरक्ति एवं बौद्धों की शुंगों के प्रति विरक्ति देखकर भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुंग ब्राह्मण ही थे। इन्होंने धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वैदिक या ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की, जिसका समयकाल 185 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने उत्तर मौर्यकालीन शासकों के समय में गिरती हुई राजसत्ता के गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। पुष्यमित्र को सभी साक्ष्यों में सेनानी अथवा सेनापति की एक उपाधि दी गई है। पुष्यमित्र के आरंभिक जीवन की अगर हम बात करें, आरंभिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। प्रोफेसर B.P. सिन्हा के अनुसार शासक बनने से पूर्व सेनापति के रूप में पुष्यमित्र ने यवनों से संघर्ष किया था। पुष्यमित्र का कार्यकाल 185-184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
क्योंकि अंतिम मौर्य शासक का वध करके वह 184 ईसा पूर्व में शासक बना तथा पुराणों के अनुसार उसने 36 वर्ष तक शासन किया। सामान्यतः यह तिथि सर्व स्वीकृत है। पुष्यमित्र का शुंग का शासनकाल, उसमें क्या क्या उसने कार्य किए वह हम लोग इसमें देखते हैं। पहला, राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया। मौर्य सत्ता पर दृढ़तापूर्वक पैर जमाने के पश्चात पुष्यमित्र ने, जो अयोध्या अभिलेख के अनुसार सेनापति के नाम से भी विख्यात था, मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग ने रक्त से अपना राज्य आरंभ किया था तथा रक्त से ही उसे कायम रखा। पुष्यमित्र का अपनी सेना से अंत तक संबंध बना रहा। किसी भी नए शासक के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों को नियंत्रित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। पुष्यमित्र राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कायम करते ही इस दिशा में प्रयत्नशील हो गया। कौशल, वत्स और अवंती पर उसने पुनः पकड़ मजबूत की। विदिशा में अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया। अयोध्या अभिलेख में से विदित होता है कि राजा का एक प्रतिनिधि कौशल में भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर पुष्यमित्र ने केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया। अब बात करते हैं हम लोग विदर्भ युद्ध। पुष्यमित्र शुंग ने के राज्य के प्रमुख घटनाओं में से केवल विदर्भ के द्वारा के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध मालविका अग्निमित्रम नाटक में मिलता है। इस युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मालविका अग्निमित्रम से हमें मिलती है। इस नाटक के अनुसार विदर्भ यानी कि जो आधुनिक बरार जो जगह है वहाँ का था, में हाल ही में एक नया राज्य स्थापित हुआ जिसका नाम राजा यज्ञसेन था। कहा जाता कि यज्ञसेन का चचेरा भाई माधव सेन सिंहासन का वास्तविक दावेदार था, लेकिन यज्ञसेन ने उससे गद्दी छीन ली। यज्ञसेन का एक संबंधी मौर्य दरबार में मंत्री था। यज्ञसेन के शासक बनते ही पुष्यमित्र ने इसे बंदी बना लिया। माधव सेन पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का मित्र था। जब माधव सेन ने अग्निमित्र से मिलने विदेशों की तरफ जा रहा था, तब यज्ञसेन के एक सैनिक ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अग्निमित्र यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने माधव सेन को रिहा करने की मांग की, परंतु इसके बदले यज्ञसेन ने शुंगों की कैद में पड़े अपने साले, जो कि मौर्य दरबार का मंत्री था उस टाइम को छोड़ने की मांग रखी। अग्निमित्र ने इसके उत्तर में अपने सेनापति वीरसेन को विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस युद्ध में यज्ञसेन पराजित हुआ। माधवसेन को रिहा कर दिया गया। बाद में यह समझौता हो गया तथा विदर्भ का राज्य माधवसेन तथा यज्ञसेन में विभक्त हो गया। दोनों राज्य की सीमा वर्धा नदी की निश्चित की गई। दोनों शासकों ने पुष्यमित्र को अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस युद्ध से शुंगों का प्रभाव नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यवन आक्रमण। पुष्यमित्र के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है भारत पर यवनों का आक्रमण और पुष्यमित्र सिंह के साथ उनका युद्ध। अशोक के परवर्ती मौर्य राजाओं के काल में मौर्य साम्राज्य के दुर्बल हो जाने से पश्चिमोत्तर से यूनानी आक्रमणों का खतरा उत्पन्न हो गया था। पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए यवन आक्रमण की जानकारी गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से भी हमको मिलती है और यह जान पड़ता है कि यवन आक्रांता भारतीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक काफ़ी अंदर तक पाटलिपुत्र के निकट तक आ पहुँचे थे। गार्गी संहिता का स्पष्ट कथन है कि दुष्ट विक्रांत यवन, साकेत, पांचाल एवं मथुरा को जीतकर कुसुम ध्वज यानी कि पाटलिपुत्र तक पहुँच जाएंगे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उन्होंने अपने महाभाष्य के अन्धंतन लंग लकार के प्रयोग से उस सुविख्यात घटना को समझाने के लिए किया है जो अभी घटी हो, और यदि कोई देखना चाहे को समझाने के संदर्भ में लिखा है कि यवनों ने साकेत को घेर लिया तथा यवनों ने मध्यमिका को घेर लिया। इससे स्पष्ट है कि पतंजलि अपने ताजा स्मृति काल में यवन आक्रमण का उल्लेख कर रहे हैं। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार जब वसुमित्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए घूम रहा था, तभी सिंधु नदी के किनारे यवनों ने उसे पकड़ लिया। यहाँ पर यह द्रष्टव्य है कि मालविका अग्निमित्रम में वर्णित सिंधु नदी
की पहचान निश्चित नहीं है। इसे काली सिंधु, पंजाब की सिंधु अथवा दोआब की सिंधु माना जाता है, परंतु संभवतः यह सिंधु नदी पंजाब की ही सिंधु नदी थी, क्योंकि यह विदिशा से काफ़ी दूर थी। फलतः युद्ध अनिवार्य हो गया। वसुमित्र ने यवनों को परास्त कर यज्ञ का अश्व वापस लिया। यवन आक्रमण संभवतः डेमेट्रियोस के नेतृत्व में हुआ था। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि यवनों का नेता मिनेंडर या मिलिंद था। यवनों पर विजय पुष्यमित्र संघ की एक महान उपलब्धि थी। अब हम बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की। पुष्यमित्र संघ द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसका उल्लेख किया जाना समीचीन लगता है। इस तथ्य की सूचना हमें पतंजलि के महाभाष्य, हरिवंश पुराण, धनदेव के अयोध्या अभिलेख आदि से मिलती है। महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ में स्वयं पतंजलि ने ऋत्विज का कार्य किया था। महाभाष्य में उनका कथन है कि यहाँ हम पुष्यमित्र का यज्ञ कराते हैं। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा एक नहीं दो अश्वमेध यज्ञों का संपादन का उल्लेख है। कालिदास रचित मालविका का अग्निमित्रम में पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध का घोड़ा छोड़ने का उल्लेख है, जिसकी रक्षा का भार पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र पर था। ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, पहला यज्ञ राज्याभिषेक के पश्चात एवं दूसरा संभवतः यवनों को पराजित करने के बाद। अब बात करते हैं पुष्यमित्र का साम्राज्य विस्तार। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुष्यमित्र ने विघटित मौर्य साम्राज्य के एक बड़े भूभाग को पुनः एकता की डोर में बांधा। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। अयोध्या अभिलेख में कौशलाधिपति, जिसे उसे पाटलिपुत्र को कौशलाधिपति कहा गया है। दिव्यवदन तथा तारानाथ के विवरण में से जालंधर या सियालकोट पर भी उसका अधिकार सिद्ध होता है। मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतीय शासक बताया गया है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र का साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक विस्तृत था। पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उत्पीड़न करने वाला बताया गया है। दिव्यवदन के अनुसार उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया और भिक्षुओं की हत्या करवाई। कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने यह घोषणा करवाई थी कि प्रत्येक बौद्ध सिर के बदले में वह 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। साकल का प्रसिद्ध बौद्ध विहार उसकी आज्ञा से नष्ट कर दिया गया। तारानाथ ने भी कहा है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों पर अत्याचार किए तथा उनके मठों को नष्ट करवा दिया। इस आधार पर रैप्सन तथा A.N. घोष पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क मानते हैं, परंतु पुरातत्विक साक्ष्य कुछ और ही सिद्ध करते हैं। विदिशा के पास भरुच तथा सांची के स्तूप और वेदिकाओं के रूप में प्राप्त बौद्ध स्मारक शुंग काल के हैं, अतः शुंगों पर धार्मिक कट्टरपन का आरोप लगाना उचित नहीं है। संभवतः यह हो सकता है कि बौद्धों के प्रति पुष्यमित्र के विरोध का कारण राजनीतिक रहा हो। वह स्वयं ब्राह्मण था, जबकि मौर्य शासकों का झुकाव बौद्ध की तरफ था। उसके शासक बनने पर पश्चिमोत्तर के बौद्धों ने संभवतः चिढ़कर यूनानियों को सहयोग दिया। इसी कारण उनको दंडित करने के लिए उसने वहाँ उनका दमन किया। यदि इस विरोध का कारण धार्मिक होता तो वह अपने गृह राज्य के पास के बौद्ध केंद्रों को पहले नष्ट करता, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की। पुष्यमित्र शुंग एक विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। वायु पुराण के अनुसार पुष्यमित्र ने अपना राज्य अपने 8 पुत्रों में विभक्त कर दिया, जो राज्य के विभिन्न मार्गों पर सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। यद्यपि शुंगकालीन प्रशासन की व्यवस्था के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तथापि पतंजलि तथा कालिदास की रचनाओं से प्रशासन के एक महत्वपूर्ण संयंत्र परिषद या मंत्री परिषद के विषय में जानकारी जरूर मिलती है। राजा के युवराज की भी परिषद थी, जो आवश्यक विषयों पर मंत्रणा देती थी। कालिदास ने विदिशा में युवराज अग्निमित्र तथा पतंजलि ने पुष्यमित्र की परिषद का उल्लेख किया है। संभव है कि पुष्यमित्र ने मोटे तौर पर मौर्य प्रशासनिक संरचना को ही बनाए रखा। सेना के संगठन पर विशेष ध्यान दिया गया होगा, क्योंकि हिंदू यूनानियों का दबाव
पश्चिमोत्तर सीमा पर बढ़ता जा रहा था। हिंद यूनानियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। पुष्यमित्र ने शासक बनने के बाद भी कोई विशिष्ट राज पदवी धारण नहीं की। उसकी उपाधि सेनानी या सेनापति ही बनी रही। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। पुराणों के अनुसार पर कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक राज्य किया। उसकी मृत्यु लगभग 148 ईसा पूर्व हुई। शुंग वंश का पूर्ण राज्यकाल 112 वर्ष का माना जाता है। तदुपरांत उसका पुत्र सुज्येष्ठ 7 वर्ष तक शासक रहा। इसके पश्चात अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र शासक बना। वसुमित्र के बाद क्रमशः आंद्रक, पुलिंदक, घोष, व्रजमित्र, भागवत व देवभूति शासक हुए। भागवत इस वंश का 9वां शासक था। बेसनगर स्तंभ लेख में काश्यप पुत्र भागभद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः भागवत ही था। इसके दरबार में तक्षशिला के यवन राजा एंटिया किड्स का राजदूत हेलियोडोरस आया था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसका उसके मंत्री वासुदेव कनव ने वध करवा दिया था 72 ईसा पूर्व में। अब हम बात करते हैं शुंगकालीन धर्म, कला और साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के धर्म, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में शुंग शासन का एक विशेष स्थान है। शुंगों ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात पुनः राजनीतिक एकीकरण तथा स्थायित्व एवं करने का प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग इस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी रहा। उसने एक ऐसे सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की जो उसकी मृत्यु के पश्चात भी अर्ध शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। शुंगों ने नंदों एवं मौर्य के समय की खोई हुई वैदिक प्रतिष्ठा को नया जीवन दिया। पुष्यमित्र द्वारा ब्राह्मण राजवंश स्थापित होने पर वैदिक यज्ञ, हवन आदि शुरू हुए। स्वयं पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनका उल्लेख पतंजलिकृत महाभाष्य में मिलता है। इस समय भागवत धर्म का विशेष प्रचार था, जैसा कि हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। कला के क्षेत्र में भरुत और सांची के स्तूप इस काल की कला के सुंदर नमूने हैं। भरुत स्तूप की एक वेदिका पर सुंगन रजे लिखा मिलता है। इसका अर्थ है शुंगों के राज्य में। विद्वानों का मानना है कि सांची के तोरण द्वार, जिन पर बड़ी सुंदर तक्षशिला मिली है, इसी समय में बने थे। तोरण द्वारों तथा स्तंभों पर जनजीवन के चित्रों का यथार्थ प्रस्तुतिकरण सशक्त विश्वास के साथ पाषाणों द्वारा एक मधुर स्वर बोलता हुआ प्रतीत होता है। बेसनगर का गरुड़ ध्वज भी उस काल की कला का सुंदर नमूना है। विदिशा में कला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। आलोचकों ने भी शुंगकालीन कला की भूरी भूरी प्रशंसा की। शुंग काल के साहित्य में भी शासकों के आश्रय में काफ़ी फला फूला। मनुस्मृति की रचना इसी समय आरंभ हुई। इसने वैदिक धर्म के अनुरूप समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तथा वर्ण व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। पतंजलि, जो गोनार्ध, विदिशा और उज्जैन के मध्य स्थित के निवासी थे, ने पाणिनि को अष्टाध्यायी पर अपनी महत्वपूर्ण टीका महाभाष्य की रचना की। यह व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुंग वंश इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है।